नमस्कार। उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे आप सभी साथियों का स्वागत करता है आपका अपना यूट्यूब चैनल द मास्टर। साथियों, मैं आलोक कौशिक आज आप लोगों के साथ प्रैक्टिस सेट 1 के जिसको हमने पिछली वीडियो में 150 प्रश्नों को जिसके हल किया था, उसमें मैंने आपसे वादा भी किया था कि इंग्लिश के 30 प्रश्नों की मैं एक अलग वीडियो बना के अपने चैनल पर डालूंगा। तो साथियों, इस वीडियो में हम उन्हीं इंग्लिश के 30 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 1 के। तो बिना देरी किए साथियों, हम शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 1 के इंग्लिश के 30 क्वेश्चन को सॉल्व करना। पहला सवाल 61 नंबर का आपसे कह रहा है कि पिक द करेक्ट सेंटेंस। आपको 4 सेंटेंस दिए हुए हैं, उसमें कौन सा ग्रामेटिकली करेक्ट है उस सेंटेंस को आपको बताना है। तो साथियों, जब आप इस सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये सेंटेंस 2 पार्ट में है, बीइंग ए वेरी हॉट डे और एंड आई डिडंट गो आउट। बहुत गर्म दिन होने के कारण मैं बाहर नहीं गया। साथियों, जब ऐसा सेंटेंस हो जहाँ पे एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, जो यहाँ पे है बीइंग ए वेरी हॉट डे, वो मेन क्लॉज का रीज़न प्रोवाइड कर रही हो। मेन क्लॉज आपके आई डिडंट गो आउट, मैं बाहर नहीं गया। क्यों बाहर नहीं गया? क्योंकि बहुत गर्म दिन था। तो वहाँ पे साथियों जो आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो सब्जेक्ट के साथ लगा होना चाहिए। यहाँ पे बीइंग ए वेरी हॉट डे सब्जेक्ट के साथ नहीं लगा हुआ है। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है आपका डे, आपको दिख रहा होगा हॉट डे, ये उस इंडिपेंडेंट क्लॉज का हिस्सा है। यहाँ पे जो सब्जेक्ट आपका डे है उसके साथ हम वो अलग से होना चाहिए था, है नहीं इसमें, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इट लगाएंगे उस दिन को दिखाने के लिए कि किस दिन की बात कर रहे हैं, इट। इसके बहुत गर्म होने के कारण मैं आज बाहर नहीं गया। इस दिन के बहुत गर्म होने के कारण मैं बाहर नहीं गया। तो 61 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इट बीइंग ए वेरी हॉट डे आई डिडंट गो आउट। चलिए साथियों, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 62 नंबर का सवाल आपसे पूछ रहा है कि चेंज द टेंस इन द रिपोर्टेड स्पीच। आपका एक एक्टिव स्पीच का, आपका डायरेक्ट स्पीच का आपका सेंटेंस दिया हुआ है, इसको हमें रिपोर्टेड स्पीच में बदलना है। सेंटेंस है टॉम इंक्वायर्ड मी व्हाट आर यू डूइंग। साथियों, जब हमारी डायरेक्ट स्पीच जो है वो, अगर ये जैसे यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, तो डायरेक्ट स्पीच अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है तो रिपोर्टेड स्पीच पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो आपका व्हाट आर यू डूइंग है ये बदल जाएगा व्हाट आई वॉज डूइंग। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए, वॉज डूइंग। क्वेश्चन नंबर 63 आपसे कह रहा है कि एक प्रोवर्ब आपको दी है, उसके ब्लैंक स्पेस में आपको करेक्ट वर्ड लिखना है। तो प्रोवर्ब आपकी जो यहाँ पे दी है, एन एम्प्टी वेसल ब्लैंक स्पेस मच। तो ये प्रोवर्ब हम सबने सुनी होगी, एन एम्प्टी वेसल साउंड्स मच। ठीक है, यानी कि खाली बर्तन आवाज़ बहुत करता है। तो इस प्रोवर्ब की जो इस मुहावरे का जो अर्थ होता है वो ये होता है कि जिसके पास कम जानकारी होती है बहुत चिल्लाता है। तो यहाँ पे साथियों साउंड्स जो है आपका वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी अगर आपको प्रोवर्ब नहीं भी पता है तो आप इसको ग्रामर के नज़रिए से देख के भी उसको हल कर ले जाएंगे। यहाँ पे जो है आपका एन एम्प्टी वेसल है ये सिंगुलर है, एन लगा है यानी कि सिंगुलर है। तो यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर होगी। तो साउंड आना ही है, सारे ऑप्शन में साउंड ही है तो साउंड आना है। सिंगुलर वर्ब इसमें से सिर्फ साउंड्स है। जब सिंगुलर वर्ब होता है तो वो एस क्वालिफाई करता है अपने वर्ड के लास्ट में। तो 63 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 64 आपसे पूछ रहा है कि इन चार ऑप्शन आपके दिए इसमें कौन सा होमोफोनिक पेयर नहीं है। होमोफोन्स ऐसे वर्ड्स जिनका साउंड सेम हो, उनकी स्पेलिंग और उनकी मीनिंग अलग होगी। ठीक है, जो बोलने में उनके जिनका प्रोनाउंसिएशन आप करेंगे वो आपको एक जैसा लगेगा, हाँ उसकी मीनिंग और उसकी स्पेलिंग अलग होगी। तो जैसे जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है फेयर, बिल्कुल सही है। एक फेयर का मतलब होता है निष्पक्ष, एक फेयर का मतलब होता है मेला। हेयर, यहाँ पे हेयर मतलब बाल और हेयर मतलब खरगोश। तीसरा ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन नंबर सी, ये है स्टील। एक स्टील तो आपकी धातु ही होती है, एक स्टील मतलब चुराना होता है। जो आपका डी ऑप्शन है ये आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा, क्योंकि ये होमोफोनिक पेयर नहीं है। इसमें जो पहला वर्ड है वो बिट, दूसरा वर्ड है बाइट। बिट मतलब छोटा हिस्सा, किसी चीज़ का छोटा सा हिस्सा, छड़ भर का या किसी भी चीज़ का छोटा सा हिस्सा, और बाइट मतलब दांत से काटना। तो यहाँ पर मीनिंग भी डिफरेंस है और प्रोनाउंसिएशन भी डिफरेंट है, इसलिए 64 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिट बाइट। चलिए साथियों अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है 65 नंबर का, पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइंस। जो आपकी लाइन दी हुई है इसमें आपको फिगर ऑफ स्पीच ढूंढना है।
आपकी लाइन है, ओ मैन इफ़ रिवर वर ड्राई आई कैन फिल इट विथ टीयर्स। तो साथियों यहाँ पे जो आपका फिगर ऑफ स्पीच होगा वो हो जाएगा हाइपरबोल। हाइपरबोल कब लगता है? जब हम किसी सेंटेंस में ड्रामेटिक इफेक्ट देने के लिए, उसको थोड़ा सा नाटकीय रूप देने के लिए हम उसको बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं, तो वहाँ पे हाइपरबोल होता है। जैसे हिंदी में हमारा अतिशयोक्ति अलंकार होता है, वैसे ही इंग्लिश में होता है हाइपरबोल। जब हम नाटकीय रूप देने के लिए उस चीज़ को सुनने में बहुत बढ़िया लगे, उसके लिए डायलॉग जब मारते हैं तो बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं। जैसे यहाँ पे बढ़ा चढ़ा कर बोल रहा है ना कि अगर नदी सूख गई तो मैं इतना दुखी हूँ, मैं उसे अपने आंसुओं से भर दूंगा। ये लिटरली पॉसिबल नहीं है, बस ये ड्रामेटिक इफेक्ट देने के लिए कि मैं कितना दुखी हूँ, ये बताने के लिए सेंटेंस में कहा गया है, ओ मैन इफ़ रिवर वर ड्राई आई कैन फिल इट विद माई टीयर्स। चलिए, समझ में आया होगा आपको? नहीं समझ में आया होगा तो कृपया हमें हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बढ़ते साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 66 आपसे पूछ रहा है, समवन हु ऑफर्स हिमसेल्फ टू डू समथिंग विदाउट बीइंग पेड। ऐसे लोग जो किसी काम को करने को तैयार हो जाते हैं बिना पैसा लिए। तो ये होगा आपका, जो आपके स्वयं सेवक होंगे वही होंगे ऐसे लोग जो बिना पैसा के कोई काम करें। तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वॉलंटियर। लीडर आपका नेता होता है, प्रीचर मतलब जो आपका उपदेश देता है, सर्वेंट आपका नौकर होता है, वो आपका काम करेगा लेकिन तनख्वाह लेगा तो काम करेगा। चलिए, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 67 आपसे कह रहा है, कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग अप्रोप्रिएट वर्ड। आपको इस सेंटेंस को पूरा करना है ब्लैंक स्पेस में जो खाली जगह है वहाँ पे परफेक्ट वर्ड लिख के। तो जैसे आपने सेंटेंस पढ़ना स्टार्ट किया होगा, नो सूनर, तो आप सबको पता है कि नो सूनर जहाँ भी आए वहाँ पे कंजंक्शन देन लगेगी। तो यहाँ पे नो सूनर डिड ही रीच हिज स्कूल देन द बेल रैंग। तो नो सूनर के साथ हमेशा देन आता है, THAN। देन और देन में कंफ्यूज मत होइएगा। देन आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है। देन एंड व्हेन जो ए और सी ऑप्शन है आपके एडवर्ब ऑफ टाइम है, और डी ऑप्शन जो आपका एज, ये आपका जब कंपैरिजन करते हैं तब लगता है। नो सूनर के साथ हमेशा देन ही क्वालिफाई होगा और कुछ नहीं। तो 67 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, अब बढ़ते साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। 68 नंबर का क्वेश्चन आपसे कह रहा है, सेलेक्ट द एंटोनिम फॉर द वर्ड एंट्रेंस। एंट्रेंस मतलब जब कोई कहीं एंट्री कर रहा हो, कहीं अंदर जा रहा हो, वो होता है एंट्रेंस। तो एंट्रेंस का आपने क्वेश्चन पढ़ते ही आपको समझ में आया होगा, एंट्रेंस का एंटोनिम हो जाएगा एग्जिट, बाहर निकलना। बाकी इंटायर का मतलब जो सी ऑप्शन, इंटायर मतलब पूरा, इंटर मतलब अंदर जाना, एक्सपेंडिचर मतलब खर्च करना। तो एंट्रेंस का जो करेक्ट एंटोनिम होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, एग्जिट। चलिए साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर पे, पॉइंट आउट द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस। ये जो सेंटेंस है, स्ट्रे कैटल आर स्पॉइलिंग द क्रॉप, इसको आपको पैसिव वॉइस में बदलना है। तो साथियों जब हमारे एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस जैसे यहाँ पे है वो अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होगा, तो पैसिव वॉइस में जब उसको बदलेंगे तो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर जो बनता है वो बनता है, सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट के बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी इज एम आर में से, उसके बाद फिर बीइंग के साथ पास्ट पार्टिसिपल लग जाता है, उसके बाद बाई और उसके बाद सब्जेक्ट। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द क्रॉप। ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ, इज हेल्पिंग वर्ब, बीइंग के साथ आपका पास्ट पार्टिसिपल आया स्पॉइल्ड, तो बीइंग स्पॉइल्ड, उसके बाद आता है बाई, फिर आता है आपका सब्जेक्ट जो यहाँ पे थे स्ट्रे कैटल, आवारा पशु। तो 69 का करेक्ट ऑप्शन हुआ ऑप्शन नंबर बी, द क्रॉप इज बीइंग स्पॉइल्ड बाय स्ट्रे कैटल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 70 आपसे पूछ रहा है कि स्पैरो का मैस्कुलिन जेंडर क्या होगा। तो साथियों, स्पैरो का जो मैस्कुलिन जेंडर होता है वो होता है कॉक स्पैरो। यहाँ पे सिर्फ कॉक दिया है, कंफ्यूज मत होइएगा, कॉक स्पैरो। चलिए साथियों, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 71 आपसे पूछ रहा है, ये आपका पेडागॉजी का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द स्टेजेस ऑफ लर्निंग। इनमें से कौन सा लर्निंग का स्टेज नहीं है। तो साथियों, आपका 71 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, एडॉप्टेशन। ये लर्निंग का स्टेज नहीं है, बाकी एक्विजिशन, मेंटेनेंस, जनरलाइजेशन ये सब आपके सीखने में आते हैं, लेकिन एडॉप्टेशन नहीं आता। एडॉप्टेशन किसी चीज़ को धारण करना होता है। आप जब किसी चीज़ को सीख जाएंगे उसके बाद धारण करेंगे, सीखने से पहले उसको धारण नहीं कर लेंगे। ठीक, तो बढ़ते साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ।
आपका अगला क्वेश्चन आपका अनसीन पैसेज से है। क्वेश्चन नंबर 72 से 76 को आपको सॉल्व करना है इसी पैसेज के हिसाब से। तो मैं इस वीडियो को थोड़ी देर के लिए यहाँ पे इस पे रोक दे रहा हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और या फिर वीडियो को पॉज करके एक बार पैसेज पूरा पढ़ लें। हमेशा पूरा पैसेज पढ़ने के बाद ही क्वेश्चन सॉल्व करने पर जाइएगा, सीधे क्वेश्चन पर मत जाइएगा। चलिए साथियों, आपने पढ़ लिया होगा, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 72 नंबर का, प्राणायाम मीन्स। तो साथियों, जब आप इस पैसेज की फर्स्ट लाइन ही पढ़ेंगे तो उसी में प्राणायाम का मतलब दिया हुआ है। प्राणायाम इज़ द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडाइजेशन। तो आपका 72 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडाइजेशन। 72 का करेक्ट ऑप्शन नंबर सी। चलिए साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका मोस्ट ऑफ अस ब्रीद। तो साथियों, जब आप सेंटेंस पैसेज पढ़ेंगे तो पैसेज आपको पता चल जाएगा 15 मिनट, 1 मिनट में 15 बार। जब आप इस सेंटेंस की 12वीं 13वीं लाइन पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। बढ़ते साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 74 आपसे कह रहा है हेलुसिनेशन एंड सैनिटिटी इज आर कॉज्ड बाय हेलुसिनेशन और पागलपन ये कैसे कॉज होता है। तो साथियों, पैसेज के हिसाब से कॉज होता है जब लैक ऑफ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द ब्रेन। हेलुसिनेशन या सैनिटिटी ये तभी होगा जब आपका दिमाग में केमिकल लोचा हो जाएगा। दिमाग में केमिकल मतलब दिमाग आपका थोड़ा सा कम काम करेगा। कब ऐसा होगा, जब आपके दिमाग में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी। और आपके पैसेज में भी ये दिया हुआ है। 74 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी। चलिए साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 75 आपसे पूछ रहा है रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम। तो साथियों, आपका जो रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम है, इट प्योरीफाइज एंड रेगुलेट द ब्लड सर्कुलेशन। ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट विल बी द सुटेबल हेडिंग फॉर द पैसेज। तो साथियों, जब आप पैसेज पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा पैसेज प्राणायाम के बारे में बता रहा है। तो आपका 76 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द यूजेस ऑफ प्राणायाम। चलिए साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 77 आपका पूछ रहा है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस। इस सेंटेंस को पूरा करने के लिए करेक्ट प्रीपोजिशन क्या होगी। तो सी अपील टू द मैन, अपील करेगा फॉर हेल्प। 77 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फॉर हेल्प। बढ़ते साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका 78 नंबर का आपसे पूछ रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। इफ इट ब्लैंक स्पेस डार्कर वी शैल गेट लॉस्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इफ इट गेट्स डार्कर वी शैल गेट लॉस्ट। अगर ये और अंधेरा हो गया तो हम गायब हो जाएंगे, मतलब हम भटक जाएंगे। तो 78 का जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर ए, गेट्स। चलिए साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 79 आपसे कह रहा है पिक आउट द करेक्ट विद ऑप्शन, इसने छोड़ दिया ऑप्शन विच हैज़ डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। आपको इसमें से इन चारों में से वो सेंटेंस चूज़ करना है जिसमें आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव लगा हो। तो इट इज़ अ टाइम ऑफ प्लेजर फॉर अस, तो यहाँ पे नहीं है आपका। ऑप्शन नंबर बी, हिज रिटन स्टेटमेंट इज डिफर्स फ्रॉम हिज ओरल वन। यहाँ पे हिज जो आया है आपका ये एडजेक्टिव है, लेकिन ये पॉजेसिव पोजीशन की बात कर रहा है, ये डिमॉन्स्ट्रेशन की बात नहीं कर रहा है। तो बी भी आपका करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन है आपका, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर द एग्जामिनेशन। तो आपको इसके पहले वाली भी इंग्लिश वीडियो में मैंने बताया था दिस, दैट, दीज, दोज, ये आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। जो ऑप्शन डी में आपका है ईच ऑफ देम, तो यहाँ पे ऑप्शन डी में जो ईच है ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एडजेक्टिव होता है। दोज, दीज आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। तो 79 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। चलिए साथियों, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 80, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एडेड टू द वर्ड क्रेडिबल टू फॉर्म अ न्यू वर्ड। क्रेडिबल मतलब होता है भरोसे के लायक। तो इन चारों में से कौन सा ऐसा वर्ड है जिससे जोड़कर हम एक नया वर्ड बना सकते हैं। तो साथियों, इसमें 80 में जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, अन। जब अन लगाएंगे क्रेडिबल के आगे तो बन जाएगा अनक्रेडिबल, जिसका मतलब होता है भरोसे के लायक नहीं है।
तो 80th का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अन। चलिए साथियों, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 81 आपसे कह रहा है आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इस सेंटेंस में आपको बताना है आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। एवरी प्लेयर एंड कोच वर इन प्लेग्राउंड फॉर प्रैक्टिस। तो साथियों, जब भी सेंटेंस हम फॉर्म करते हैं तो सब्जेक्ट के साथ हमेशा वर्ब आती है। वर्ब आएगी या हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो यहाँ पे आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, वर। तो वर के साथ, वर के पहले क्या लगेगा, सब्जेक्ट लगेगा। तो आपका जो सब्जेक्ट हो जाएगा वो ईच प्लेयर, एवरी प्लेयर एंड कोच। तो आपका 81st का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, एवरी प्लेयर एंड कोच। हमेशा वर्ब ढूंढिए, वर्ब के पहले वाला जो भी पार्ट होगा सब्जेक्ट वो होगा, वर्ब के साथ प्रेडिकेट आता है। तो वर्ब यहाँ पे आपकी वर है, वर के पहले आपका सब्जेक्ट होगा, तो सब्जेक्ट आपका बन गया एवरी प्लेयर एंड कोच। सभी प्लेयर और कोच प्लेग्राउंड में थे प्रैक्टिस करने के लिए। तो 81st का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 82 नंबर पे। चेंज द फॉलोइंग क्वेश्चन इनटू असर्टिव सेंटेंस। आपका सेंटेंस है डज सी ऑलवेज प्ले ऑन वर्ड्स। ये आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसको आपको असर्टिव सेंटेंस यानी कि एज ए स्टेटमेंट आपको बताना है, एज ए स्टेटमेंट आपको इसमें बदलना है। तो जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस को जब भी हम असर्टिव बनाएंगे तो सबसे पहला काम होगा, जो क्वेश्चन फ्रेज होगा उस सेंटेंस का, उस क्वेश्चन वर्ब को हटा देंगे। यानी कि यहाँ पे जो ऑक्सिलरी वर्ब है आपकी डज को हम हटा देंगे। उसके बाद पूरे सेंटेंस को हम एज ए स्टेटमेंट नए तरीके से फ्रेज करेंगे। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस क्वेश्चन है। तो यहाँ पे वर्ब जो होगी वो एस में आएगी, वर्ब के लास्ट में एस लगेगा। तो जो आपका प्ले है वो बन जाएगा प्लेज। बस प्लेस जैसे आप पकड़ेंगे आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन में प्लेस दिखाई देगा, उसके बाद ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है आपको। डज आपने हटाया, उसके बाद जो सेंटेंस है उसे एज ए स्टेटमेंट लिख देना है। तो आपका जब आपका क्वेश्चन ही सिंपल प्रेजेंट में है तो सिंपल प्रेजेंट में जो वर्ब आएगी वो हमेशा एस लेके आती है, ये आपको पता है। इस चारों ऑप्शन में सिर्फ एक ही सी ऑप्शन ऐसा है जिसमें वर्ब के बाद में एस लगा है। तो 82nd का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑलवेज प्लेज ऑन वर्ड्स। वो हमेशा शब्दों पे खेलती है। चलिए अब बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका 83rd नंबर पे आपसे पूछ रहा है विच वर्ड डजेंट हैव अ साइलेंट लेटर्स। इसमें आपके 4 वर्ड दिए हैं, आपको बताना है किसमें साइलेंट लेटर नहीं है। तो पहला ऑप्शन एज आपका है एयर मतलब होता है आपका वारिस। तो यहाँ पे एच साइलेंट है। रॉन्ग, यहाँ पे डब्ल्यू साइलेंट है, डब्ल्यू को नहीं हम बोलते हैं, सिर्फ RONG को पढ़ते हैं। तीसरा ऑप्शन है आपका डाउट, यहाँ पे बी साइलेंट है। फोर्थ ऑप्शन का क्यूरियोसिटी, ये आपका इसमें कोई भी लेटर ऐसा नहीं है जो साइलेंट हो, इसमें सारे लेटर्स को हम प्रोनाउंस करते हैं। इसलिए 83rd का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी, क्यूरियोसिटी। बढ़ते साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 84 आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन इज एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन साथियों उन चीज़ों के नाम होते हैं जिनको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, एज ए फीलिंग जिनको हम महसूस कर सकते हैं। वो हमारे आँख के सामने नहीं होंगे, उन्हें हम टच कर सकते हैं ना, उनको पकड़ सकते हैं ना, कुछ ना देख सकते हैं, उन्हें सिर्फ हम फील कर सकते हैं। वो होंगे आपके अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो कालिदास नहीं, ये तो सीधा सीधा नाम है। मैजिशियन, जादूगर, कैरिकेचर, कार्टून, ये सारी चीज़ें आपकी अब्स्ट्रैक्ट नहीं है। यहाँ पे सिर्फ सिंपैथी जो है वो आपकी अब्स्ट्रैक्ट है। ठीक, सिंपैथी क्या है, एक आपकी फीलिंग है। तो फीलिंग वाली सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो 84th का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंपैथी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 85 आपसे पूछ रहा है विच पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ड डिलीशियस। डिलीशियस कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। तो डिलीशियस साथ में एडजेक्टिव है, बिना आपको मतलब समझाने की ज़रूरत ही नहीं है। डिलीशियस आपका किसी खाने के सामान को, किसी खाने की चीज़ के बारे में बताएगा, कभी बहुत स्वादिष्ट है। ठीक, तो 85 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, एडजेक्टिव। अब बढ़ते साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 86 आपसे कह रहा है विच कंजक्शन विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट टू ज्वाइन द फॉलोइंग सेंटेंस। मुन्ना वॉज गिल्टी, ही वॉज पनिश्ड। मुन्ना गुनहगार था, उसको सज़ा मिली। तो जब हम इन दोनों सेंटेंस को जोड़ेंगे तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा कि मुन्ना गुनहगार था इसलिए उसको सज़ा मिली। तो बिकॉज नहीं होगा, बिकॉज हमेशा साथियों रीज़न बताता है। ठीक,
दो आपका लगेगा नहीं, दो मतलब फिर भी। और इफ़ आपका जो होता है वो कंडीशनल सेंटेंस में यूज़ होता है, सो आपका यहाँ पे अप्रोप्रिएट है। मुन्ना वॉज गिल्टी सो ही वॉज पनिश्ड, मुन्ना गुनहगार था इसलिए उसको सज़ा मिली। तो 86 का करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। विच इज़ द सुटेबल सिनोनिम ऑफ द वर्ड वंडर। वॉन्डर मतलब साथियों होता है मतलब इधर उधर भटकना, बिना किसी नियत जगह के, जब बिना किसी लक्ष्य के या बिना आपको निश्चित नहीं होता है कहाँ जाना है, बस आप इधर उधर भटकते रहते हैं, उसको बोलते हैं वॉन्डर। तो यहाँ पे साथियों क्लेवर मतलब चालाक होता है, और डिलिजेंट करेजियस ये दोनों नहीं होंगे। वेगाबॉन्ड, वेगाबॉन्ड मतलब साथियों होता है ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई ठिकाना ना हो, इधर उधर खाली वो भटकता रहता हो, आवारा जिसको बोलते हैं। तो वॉन्डर का करेक्ट आपका सिनोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेगाबॉन्ड। बढ़ते साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। 88 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन फॉर प्लूरल फॉर्म ऑफ बॉक्स, एनिमी, फुट, हीरो। तो बॉक्स का प्लूरल आपका बॉक्सेस हो जाएगा, एनिमी का प्लूरल एनिमीज हो जाएगा, फुट का प्लूरल आपका होगा फीट, और हीरो का प्लूरल आपका हो जाएगा हीरोज़। तो 82 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, बॉक्सेस, एनिमीज, फीट, हीरोज़। बढ़ते साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 89 आपसे कह रहा है आइडेंटिफाई द सिंपल पास्ट टेंस। तो ही रीड अ बुक येस्टरडे, ही हैड रेड अ बुक, ही वॉज रीडिंग अ बुक, ही हैड बिन रीडिंग अ बुक। तो साथियों जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, ही रेड अ बुक येस्टरडे, उसने कल एक किताब पढ़ी। ये आपका सिंपल पास्ट टेंस है। बी वाला ऑप्शन जो आपका ही हैड रेड अ बुक, ये आपका पास्ट परफेक्ट है, हैड आ गया तो पास्ट परफेक्ट हो गया आपका। ही वॉज रीडिंग अ बुक, वर्ब के साथ आईएनजी लगी तो कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, तो ये आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस है। अब डी ऑप्शन जो आपका हैड और आईएनजी दोनों आ गया, यानी कि ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हुआ, तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ही रेड अ बुक येस्टरडे। अब बढ़ते साथियों लास्ट क्वेश्चन की तरफ, हमारा इंग्लिश का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 आपसे पूछ रहा है आइडेंटिफाई द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इन फॉलोइंग सेंटेंसेस। जो 4 ऑप्शन आपके दिए हैं उसमें जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है आपको वो बताना है। तो साथियों मैंने पिछली वीडियो में भी आपके साथ इसको एक्सप्लेन करते समय डिस्कस किया था कि जो भी आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा वहाँ पे एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी, जो अपने मीनिंग को एक्सप्रेस करने के लिए इंडिपेंडेंट क्लॉज पे डिपेंड करेगी। तो जब आप ऑप्शन सी पढ़ेंगे, दे रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम, उन्होंने आराम किया, ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है। व्हेन इवनिंग केम, जब शाम आई, तो जब शाम आई ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है। क्यों? क्योंकि जब शाम आई तो क्या किया, आप इसकी मीनिंग ये फुल्ली अपनी मीनिंग नहीं एक्सप्रेस कर पाएगा कि क्या हो रहा था, इसको एक्सप्रेस करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी किसकी, दे रेस्टेड की। जब शाम आई तब उन्होंने आराम किया, इसलिए जो आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दे रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम। उम्मीद है साथियों आपको सारे एक्सप्लेनेशन समझ में आए होंगे, आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा भी लगा होगा। तो अगर आपको समझ में आया हो, आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए। जहां आपको जो एक्सप्लेनेशन आपको कम समझ में आया हो या डाउटफुल लगा होगा उसको भी हमारे ऑप्शन कमेंट बॉक्स में आके हमको बताइएगा। हमारे यूट्यूब चैनल द मास्टर को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, उस पर कमेंट भी करिए, नोटिफिकेशन भी आइकॉन उसका आप सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट, सॉल्व पेपर, अलग अलग सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट वाइज भी 30 क्वेश्चन का सेट, आपकी डिटेल थ्योरी क्लासेस, कॉन्सेप्ट क्लासेस, मैथ की ट्रिक्स क्लासेस, ये सारी चीज़ें आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर लगातार मिलती रहेंगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो में हमने 30 क्वेश्चन को सॉल्व किया, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।